ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को शुरू करेंगे आज। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। पहले 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। पहला पॉइंट इसका जो है, एक मिनट, पहला पॉइंट जो है इसका आपको याद रखना है, ये जो अधिनियम जो है आपका बन करके कब तैयार हुआ। अधिनियम संख्यांक, पहले तो अधिनियम संख्यांक जो है इसका 10 है 1955 का। अधिनियम संख्यांक इसका कितना है? 10 1955 का। ठीक है, ये याद रखना है। 1955 का अधिनियम संख्यांक है 10। ठीक है, बनकर तैयार हुआ 1 अप्रैल 1955। तैयार 1/4/1955। इसके परिवर्तन की डेट खैर मुझे मिली नहीं, आप ढूंढेंगे कब मिला है, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। ठीक है, सेक्शन जो है वन, सबसे पहले देखेंगे सेक्शन वन। सेक्शन वन में जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम और विस्तार। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम तो आप जानते हैं, ऊपर लिखा है वही नाम होता है, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। संक्षिप्त नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। विस्तार कहाँ है? तो विस्तार इधर ही लिख देते हैं। विस्तार इसका जो है संपूर्ण जो है भारत पर है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर यह अधिनियम जो है लागू होता है, ये याद रखना है। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में जो है परिभाषाएं दे रखी हैं। सेक्शन 2 में क्या दे रखा है? परिभाषाएं। ठीक, सेक्शन 2 में परिभाषाएं, सबसे पहले 1A जो है आपकी कलेक्टर की परिभाषा दे रखी है। 1A करके जो है इसमें कलेक्टर की परिभाषा को सबसे पहले परिभाषित किया गया है। 1A करके काय की परिभाषा परिभाषित की है? कलेक्टर की। तो ये कहते, इसमें ये बताएगा कि कलेक्टर में कौन कौन और शामिल होते हैं। तो ये कहता है अपर कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी भी इसमें शामिल है। अपर कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी भी शामिल हैं। ठीक है, लेकिन कैसे अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी? जिनको कलेक्टर ने, या जिनके द्वारा, या जिसे कलेक्टर द्वारा कलेक्टर के कृत्यों को करने का या पालन करने का जो है लिए सशक्त किया हो। कुल मिला के जिनको कलेक्टर ने खुद ने शक्ति दी हो कलेक्टर की, ऐसे अपर एवं उपखंड अधिकारी इसमें शामिल है। तो जिसे कलेक्टर द्वारा कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त किया गया हो। तो कलेक्टर में कौन कौन शामिल है ये याद रखना। अपर कलेक्टर एवं उपखंड, तो अपर अपर अकेला लिखा है इसमें, अपर कलेक्टर है जी, कलेक्टर। ठीक है, अपर कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी। तो अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी इसमें शामिल हैं। और कैसे अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी? जिसे कलेक्टर, सीधा लिख लीजिए, जिसे कलेक्टर के द्वारा सशक्त किया गया हो। जिसे कलेक्टर के द्वारा सशक्त किया गया हो। किस लिए सशक्त किया गया हो? कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए। जैसे हम कलेक्टर हैं, हमने अपने जो अपर कलेक्टर है या उपखंड कलेक्टर, उपखंड अधिकारी होता है, उसको पावर दे दी है अपने कि भाई आप लोग जो है इनका पावर का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जो अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी इसमें जो है कलेक्टर की परिभाषा में शामिल है। इसके बाद बी जो है परिभाषा दे रखी है। आप कहोगे एक क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि वो हट गई होगी। ठीक है, इस वजह से जो है ए जो है इसमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सीधी पहली जो परिभाषा है 1A की ही परिभाषा दे रखी, ए की जो है परिभाषा उसमें हट गई है, फिर 1A जो है इसमें दे रखा है इसीलिए।
और उसके बाद सीधी जो है बी की परिभाषा दे रखी, खाद्य फसलों की परिभाषा। खाद्य फसल, खाद्य फसलों की फिर जो है दूसरी जो परिभाषा है इसकी खाद्य फसलों की है। तो खाद्य फसलों में इसमें आप खाद्य फसलों का मतलब होता है सीधा सीधा देखा जाए तो ऐसी जिनको खाद्यान्न कहते हैं, जिनको हम खाते हैं भोजन के रूप में, वो फसलें इसमें आती हैं। तो इसमें लिखा है कि खाद्यान्न फसल में गन्ने की फसल भी शामिल है। गन्ने की फसल भी शामिल है। मतलब केवल गन्ने की नहीं भाई, अगर ये कह रहा है कि खाद्यान्न फसलें तो खाद्यान्न होती ही हैं, जो जिनको खाते हैं अपन, दालें वगैरह गेहूं वगैरह ये सब खाद्यान्न होती है। इसके अलावा ये कह रहा है कि भाई जो गन्ने की फसल होती है वो भी खाद्यान्न की फसल में शामिल होगी। ठीक है, तो याद रखना कि खाद्य फसलों में जो है गन्ने की फसल भी शामिल है। इसके बाद सी है, सी में जो है आपकी अधिसूचित आदेश की परिभाषा दे रखी है। अधिसूचित आदेश, इसमें केवल हेडिंग याद रखना है। अधिसूचित आदेश में जो है आपको कुछ नहीं लिखना है। अधिसूचित आदेश में जो है आपको अधिसूचित आदेश में लिखा है शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सी और सी, डबल सी जो है इसमें आदेश की परिभाषा है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आदेश में भी लिखा है तददीन जारी किया गया कोई निर्देश भी शामिल है। सीधा लिखना चाहे तो लिख दें आदेश में निर्देश भी शामिल, सीधा लिख दीजिए निर्देश भी शामिल, निर्देश भी शामिल है। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। ठीक है, अधिसूचित आदेश और आदेश दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इसकी हेडिंग याद रख सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद आती है राज्य सरकार की परिभाषा डी। डी में क्या की परिभाषा है? राज्य सरकार। ठीक है, तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार का अर्थ होता है जो संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक, जैसे लिखा है राज्य सरकारें तो होती है, अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र है तो उसके मामले में प्रशासक। ठीक, ये सब जगह कॉमन होती है, इसीलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। डी में है चीन, सॉरी ई में है, ई में है चीनी। ई में चीनी की परिभाषा है। अब आपको इसको लिखने की थोड़ी सी जरूरत है कि चीनी में क्या क्या शामिल है। तो इसमें 1 2 3 करके लिखे। पहला पॉइंट कि भाई चीनी में क्या क्या शामिल है। तो चीनी में जो है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% सुक्रोज हो शामिल है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की चीनी, किसी भी, चीनी के भी कई प्रकार होते हैं, किसी भी प्रकार की चीनी, चीनी मतलब शुगर से है यहाँ, जिसमें कितना परसेंट, 90% तक सुक्रोज हो। जो मिठास होती है ना चीनी की, वो तो सुक्रोज की वजह से ही होती है। ठीक है, तो उसमें 90% क्या हो, सुक्रोज हो, ये कह रहा है। याद रखना किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% तक सुक्रोज हो, ये इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट सुक्रोज होना चाहिए? 90%। आपको याद क्या रखना ये। ठीक है, बायोलॉजी और बॉटनी में बताया जाता है, बॉटनी में तो याद रखना है 90% तक सुक्रोज है तो फिर वो शुगर की परिभाषा में आएगी, शक्कर की परिभाषा में आएगी, किसी भी प्रकार की हो सकती है। दूसरा खंडसारी, ये चीनी का प्रकार है। कच्ची चीनी वगैरह जो गांव बनती है ना, वो खंडसारी, ये भी चीनी की परिभाषा में आएगी। खंडसारी, बूरा, बूरा मतलब पिसी हुई चीनी को बूरा कहते हैं, है ना। मथुरा वगैरह में ज्यादा चलता है ना। अपने यहाँ भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों में भी इस्तेमाल होता है बूरा। पीसी चीनी, अब आप कहोगे अब पिसी चीनी कोई बुरा कहते हैं तो फिर पिसी चीनी अलग से क्यों लिखा?
देखिए बूरा जो शुगर कंपनी होती है वही लोग बना के बेचते हैं बूरा, और एक वो आप घर में पीस लेते हो वो भी बूरा बना लेते हो, तो वो पिसी चीनी होती है, होती तो दोनों ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो शुगर मिल होती है वही लोग बना के बेचते हैं, बाद में जो बचता है ना मटेरियल तो वो बूरा बना के बेचते हैं इसीलिए। तो खंडसारी चीनी बूरा और पिसी चीनी, अब बुरा नहीं होता तो लोग चीनी पीस लेते हैं, ठीक है, तो बुरा और पिसी चीनी। इसके अलावा रवे या चूर्ण के रूप में चीनी, रवे या चूर्ण के रूप में, ठीक है, चीनी, ये सब आती है, खंडसारी, भूरा, पिसी चीनी, ये सब जो है। खंडसारी एक तरीके से आप वो क्या कहते हैं, जो पत्थर टाइप का आता है ना चीनी का, क्या बोलते हैं उसको अपन, मिश्री टाइप की, वो उस टाइप की होती है, ठीक है, तो उस टाइप की चीनी इसमें जो है आती है। आगे इसमें लिखा है तीसरे में, 3 पॉइंट है इसमें, वैक्यूम, वैक्यूम पैन चीनी, वैक्यूम पैन चीनी आती है। कारखाने में प्रक्रियाधीन या उत्पादित कच्ची चीनी, कारखाने में, प्रक्रियाधीन, अरे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। यहाँ लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट इसका, चीनी का, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है वैक्यूम पैन, ठीक है, वैक्यूम पैन कारखाने में प्रक्रियाधीन, या उत्पादित कच्ची चीनी, कच्ची चीनी। कुल मिला के ये कह रहा है कि वैक्यूम पैन चीनी हो, पैक्ड जो चीनी आती है ना मार्केट में, वो चीनी हो, या कारखाने में प्रक्रियाधीन हो, बन रही हो उस अवस्था में जो चीनी होती है, या कच्ची चीनी होती है, वो भी चीनी की परिभाषा में आती है। मतलब पूरी प्रोसेस जो चीनी की होती है, जब चीनी बनाई जाती है तो उस समय जो चीनी की जो भी अवस्था होती है वो भी चीनी में आती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जो चीनी नॉर्मल होती है वो तो होती है, इसके अलावा अगर चीनी का बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में चीनी की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सब की सब चीनी की परिभाषा में आती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें आगे देखेंगे, ये परिभाषाएं केवल इतनी ही थी इसमें, और इसमें परिभाषाएं नहीं है। चीनी की लास्ट इसकी परिभाषा है, उसके बाद जो है इसमें सेक्शन है। अब देखिए आगे, ये एक्ट आपको पढ़ने में वैसा लगेगा लेकिन इसमें है कुछ नहीं। उसमें दे रखा है ढेर सारा अंदर जो है मटेरियल, लेकिन उसमें कुछ काम का कुछ है नहीं, ठीक। सेक्शन 2A कहता है आवश्यक वस्तुओं की घोषणा, 2A ये क्या कहता है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा। एक सेक्शन 2A ये क्या कहता है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा, ठीक।
आवश्यक वस्तुओं की घोषणा आदि। ठीक, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा आदि किसके द्वारा की जाएगी? इसमें 2-3 पॉइंट हैं, ज्यादा नहीं है। तो आवश्यक वस्तुओं की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा, या सीधा लिख लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, यही लिख लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है आवश्यक वस्तुओं की घोषणा की जाएगी कि कौन सी वस्तुएं जो है आवश्यक हैं। दूसरी है, आवश्यक वस्तु का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु के अनुसार लगाया जाएगा। आवश्यक वस्तु किसे माना जाएगा? जिसको अनुसूची में सरकार डाल दे वो वस्तु आवश्यक वस्तु कहलाएगी। इसमें अनुसूची दे रखी, जब किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना होता है तो सरकार उसको अनुसूची में डाल देती है। तो जब किसी वस्तु को अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर वो आवश्यक वस्तु कहलाती है। तो आवश्यक वस्तु का अर्थ है, आवश्यक वस्तु का अर्थ है, क्या अर्थ है? अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु, अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तु, यानी ऐसी वस्तु जो अनुसूची में शामिल की गई है वह वस्तु आवश्यक वस्तु कहलाएगी। ठीक, तीसरा, केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु में जोड़ भी सकती है और उसमें से हटा भी सकती है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किस लिए? लोकहित में, लोकहित में किसी भी वस्तु को अनुसूची में जोड़ सकती है ठीक है, जोड़ सकती है एवं हटा भी सकती है। तो कुल मिला के ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि लोक हित में अगर इसको किसी वस्तु को अगर उसको लगता है कि ये आवश्यक वस्तु की परिभाषा में आती है तो उसको अनुसूची में जोड़ सकती है, और जो वस्तु पहले से अनुसूची में जुड़ी हुई है उसको उस सूची से हटा भी सकती है। ठीक है, अब छठवां इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। छठवां कहता है, मतलब छठवां नहीं, मतलब चौथा पॉइंट कहता है इसका, सॉरी, चौथा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो आवश्यक वस्तु है उसकी अधिसूचना जो है कितने समय तक रहेगी? 6 माह की अवधि तक किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जा सकता है। 6 माह की अवधि तक किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो है आवश्यक वस्तु के रूप में 6 माह तक घोषित की जा सकती है कि 6 माह तक वो आवश्यक वस्तु मानी जाएगी। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में कितनी अवधि तक जो है घोषित किया जा सकता है? तो 6 माह की अवधि तक जो है आवश्यक वस्तु को जो है आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है। किसी भी वस्तु को 6 माह तक की अवधि के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया जा सकता है। एक इसमें कोष्टक में लिख लीजिए कि दोबारा रिपीट ना हो, कि लोक हित में 6 माह से अधिक के लिए भी घोषित किया जा सकता है।
लोक हित में ये अपवाद है 6 माह से अधिक के लिए भी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे साधारण नियम तो ये कह रहा है कि भाई 6 महीने के लिए होगा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति की भी 6 महीने से काम नहीं चला तो 6 माह से अधिक के लिए भी जो है आवश्यक वस्तु के रूप में किसी वस्तु को घोषित किया जा सकता है। पहला तो यही है कि 6 माह, और काम नहीं चला तो फिर 6 माह और बढ़ा देंगे, तो 6 माह से अधिक अवधि के लिए भी जो है उसको आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति। ठीक, इसको मिटा ली। केवल इतना याद रखना है इसमें आपको, जो 6 माह की जो अवधि है वो याद रखना है, कौन घोषित करता है ये याद रखना है, केंद्र। अब आप कहोगे ये अधिनियम है क्या? दरअसल क्या होता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम इसलिए बनाया गया है कि जब कभी आप देखते हो कि किसी चीज की कमी पड़ जाती है मार्केट में, वो भी खाद्यान्न की, खाने पीने की चीजों की। उदाहरण के लिए मान लो तेल के दाम, खाने के तेल की बात कर रहे हैं, तो खाने के तेल के दाम, या कड़वा तेल भी कहते हैं खाने के तेल को, तो खाने के तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मार्केट में ऐसा हो कि भाई उपलब्धता ही खत्म हो जाए, तो ऐसे में इस अधिनियम की फिर आवश्यकता पड़ेगी, सरकार उसको जो है आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती। अब आवश्यक वस्तु घोषित करने से क्या फायदा होगा? आवश्यक घोषित वस्तु घोषित करने से ये फायदा होगा कि उसकी कालाबाजारी वगैरह रुक जाएगी, उसकी एक प्राइस निश्चित हो जाएगी कि इस प्राइस पे ही बेचा जाएगा, स्टोर करके नहीं रख पाओगे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें होंगी, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति। सेक्शन 3 ये क्या कहता है? आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, ठीक है, आदि का नियंत्रण करने की शक्ति। आदि का नियंत्रण, ठीक है, करने की शक्ति। ठीक, मतलब कि उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जब उत्पादन होता है खेत में, वो उसको कैसे लोगों के तक पहुंचाया जाएगा, उसका वितरण कैसे किया जाएगा, उसका, तो उन सारी चीजों का नियंत्रण करने की शक्ति जो है 3 में बताएगी। तो कौन करेगा इसमें? केंद्रीय सरकार करती है, राज्य नहीं, केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। बस इतना ही लिखेंगे। ठीक, क्या करेगी? यही सब ऊपर जो हेडिंग लिखा है, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को है, धारा 3 के तहत। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी जो आपने नोट नहीं करना, मैं एक बार बता रहा हूँ, उसको नोट नहीं करना है लेकिन आपको। ठीक है, एक बार आपको याद रखना, केंद्र सरकार जो है क्या क्या कर सकती है? आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय को बनाए रखने, सामयिक वितरण एवं आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना अगर उसे आवश्यक लगता है। तो पहले ये पॉइंट लिखिए कि केंद्र सरकार ऐसा कब करती है। तो केंद्र सरकार ऐसा करती है जब आवश्यक वस्तु के प्रदाय, ये पॉइंट लिख लीजिए, आवश्यक वस्तु के प्रदाय, आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने, को बनाए रखने, प्रदाय को बनाए रखने का मतलब वही है कि लोगों तक पहुंच हो सके, चीजें ऐसा ना हो कि भाई कुछ लोग ही इस्तेमाल कर, कुछ को मिल ही नहीं रही है, तो सभी लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि कुछ चीज, खाद्यान्न ऐसी चीज होती है जो सबके लिए आवश्यक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको जरूरत है।
तो जिस सबको जरूरत है तो सब तक पहुंचे भी, जितनी जिसकी आवश्यकता उतनी तक उसे कम से कम न्यूनतम आवश्यकता के लिए तो पहुंचे। तो इसीलिए प्रदाय का मतलब है सब तक पहुंचे। तो प्रदाय को बनाए रखने, आवश्यक प्रदाय को बनाए रखने, साम्यक वितरण मेक वितरण, सामयिक वितरण भी वही है कि सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। सामयिक वितरण एवं आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए, एवं आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए, ठीक है, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि लोगों तक पहुंच हो सके, सुगमता से पहुंच हो सके, आसानी से लोगों तक पहुंच हो सके, जो खाद्यान्न चीजें या जिसको अपन आवश्यक वस्तु कह रहे हैं वो सभी तक पहुंच जाए आराम से, सुगमता से। ऐसा नहीं कि उसके लिए जो 10 रुपए की चीज है उसके लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़े, वो स्थिति ना हो, सुगमता से सरलता से लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए जो है उपाय जो है केंद्र सरकार कर सकती है। अब क्या उपाय कर सकती है, उसके नीचे फिर आप बेयर एक्ट देखोगे, उसमें ढेर सारा लिस्ट लिखा है, तो वो आपको एक बार केवल पढ़ना है, उसमें ज्यादा उसको उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये मैं केवल बता रहा हूँ क्या क्या कर सकती है सरकार, किस लिए कर सकती है। उपवन, उत्पादन, विनिर्माण, अनुज्ञा पत्रों द्वारा विनिर्माण, मतलब विनिर्माण का मतलब होता है नियंत्रण, कैसे नियंत्रण करेगी सरकार। तो स्वाभाविक सी बात है, ये केवल एक बार आपको पढ़ने इनको लिखना नहीं, नहीं तो जबरदस्ती का बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार समझना है। और आ भी जाता है क्वेश्चन तो नॉर्मल सा बात है। तो ये कहता है उत्पादन, विनिर्माण और अनुज्ञा पत्रों द्वारा विनिर्माण, मतलब उत्पादन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कर सकती है कि सरकार के भैया जो आवश्यक वस्तु है केवल वही व्यक्ति रख पाएंगे जिन पे लाइसेंस होगा, हम लाइसेंस देंगे। तो अनुज्ञा पत्रों द्वारा विनिर्माण कर सकती है। दूसरा क्या कर सकती है, बंजर भूमि या कृषि भूमि को खेती के अधीन लाना। अब आप कहोगे ये क्या है, मान लो बंजर भूमि है, ऐसी भूमि है जो फालतू पड़ी रहती है, अब चूंकि देश में कमी हो रही है मान लीजिए किसी खाद्यान्न की, किसी फसल की, तो सरकार वो बंजर भूमियों पे और जो खाली पड़ी भूमियां होती हैं, सरकारी भूमियां होती हैं, उन पर भी खेती की अनुमति दे सकती है कि भैया वो खेती करो उधर। जब खेती करोगे उत्पादन बढ़ेगा तो वो चीजों की जो है पूर्ति अपने आप हो जाएगी। तो एक तो लाइसेंस के द्वारा कर सकती है, दूसरी जो है खाली पड़ी कह लो भूमि, बंजर भूमियां कह लो, उन पे सरकार अनुमति दे सकती है खेती की, है ना। कुछ शासकीय भूमि भी हजारों की तादाद में खाली पड़ी रहती है। जब आवश्यकता है तो उत्पादन होगा तभी तो पूर्ति होगी, तो सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए उन पे खेती करने की अनुमति दे सकती है। तो ये केवल याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकती है, कीमत नियंत्रित कर सकती है, एक कीमत तय कर सकती है कि भैया इससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते ये वस्तु को, तो कीमत नियंत्रण भी कर सकती है। और क्या कर सकती है, भंडारण, परिवहन, वितरण आदि द्वारा विनिमय, जो स्टोरेज वगैरह किया जाता है ना, उनके द्वारा भी कर सकती कि भाई इससे ज्यादा तादाद में आप उसको स्टोर करके नहीं रखोगे। कोई कंपनी हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, होलसेलर हो गया, ये लोग होते हैं ना, तो ये बड़ी तादाद में माल को रखते हैं स्टोर करके, तो उनपे भी कंट्रोल कर सकती कि भाई इससे ज्यादा आप नहीं रख पाओगे, एक निश्चित संख्या हो सकती, उससे ज्यादा जो है आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ये भी कर सकती। विक्रय पर रोक लगा सकती है कि भाई बेच नहीं सकते आप, सरकार कह सकती कि नहीं बेचोगा कोई नहीं, हम अपनी तरफ से बांटेंगे, आप नहीं बेचेंगे, तो विक्रय पर भी रोक लगा सकती। और क्या कर सकती है, स्टॉक विक्रेता या विनिर्माता को आदेशित करना कि विनिर्दिष्ट प्रकार से विक्रय करें। वही स्टॉक निर्माता मतलब जो स्टॉक करके रखते हैं, उनको तरीका बता सकती है कि कैसे आपको उसको विक्रय करना है, किन किन को विक्रय करना है और किन को पहले करना है, किन को बाद में करना है, कुल मिला के एक तरीका बता सकती है कि आपको वितरण जो है कैसे करना है, ठीक। इसके अलावा क्या कर सकती है, वाणिज्यिक या वित्तीय संव्यवहारों के विनियमन का प्रतिषेध जो लोकहित के लिए हानिकारक हो। तो ये कह रहा है वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक जो संव्यवहार होते हैं और उसमें कोई ऐसा संव्यवहार है जो लोकहित के विरुद्ध है, तो उस पर रोक लगा सकती है कि इस प्रकार का संव्यवहार वगैरह नहीं करेंगे आप। अब आप कहोगे क्या है, उदाहरण के लिए क्या होता है, व्यापारी अपना फायदा देखता है, व्यापारी ये नहीं देखता कि खाद्यान्न की पूर्ति हो है, कमी है। अब उसको पता है कमी हो रही है, कहीं और से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वहां बेच दो,
भारत से बाहर भेज दो। तो ऐसे जो वितरण व्यापार संबंधी जो डीलें होती हैं उन पर भी सरकार रोक लगा सकती है। ठीक है। इसके अलावा विनिमय या प्रतिषेध की दृष्टि से आंकड़ों का संग्रहण, तो बस उसके लिए जो है सरकार आंकड़े कलेक्ट कर सकती है कि भाई सही तरीके से विनिमय हो सके, उसका वितरण हो सके, उसके लिए सरकार जो है आंकड़े जुटा सकती है, आंकड़ों की बनवा सकती है कि भाई किस चीज की क्या कमी है। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, वाणिज्यिक संव्यवहार में लगे व्यक्तियों से जानकारी मांगना और आवश्यक हो तो, अगर जो वाणिज्यिक जो व्यापारिक संव्यवहार में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उससे अगर सरकार को लगता है कि कोई जानकारी आवश्यक है और वो जानकारी उनको चाहिए तो वो जानकारी भी वो जो है उनसे मांग सकते हैं, अगर सरकार को लगता है कि इनके पास कोई जानकारी है तो। ठीक है। अनुज्ञप्तियों अनुज्ञा पत्रों या दस्तावेजों का दिया जाना, वो पहले ही बता दिया था, वही है कि अनुमति दे सकती है, अनुज्ञा पत्र दे सकती है विक्रय वगैरह के लिए और भी चीजों के लिए। तो उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था कुल मिला के सरकार अगर करना चाहे तो कर सकती है। अगला है तलाशी या परीक्षा आदि करना, भाई तलाशी वगैरह भी करवा सकती, सर्चिंग भी करवा सकती, छापे भी डलवा सकती सरकार के, भैया कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं को कब्जे में रखे तो नहीं बेटा, तो ये व्यवस्था भी कर सकती। अभिकरण आदि करना, अब जो तलाशी वगैरह कराएगी तो उसमें जब्ती भी हो सकती है, अभिकरण भी कर सकती है, अगर किसी ने अवैध तरीके से उस वस्तु को जब्त करके रखा है, अपने कब्जे में रखा है, तो सरकार उसको अपने कब्जे में भी ले सकती। तो ये सारे उपाय सरकार जो है कर सकती है। ठीक है। तो ये सारे उपाय आपको केवल पढ़ने, मैंने लिखाए नहीं क्योंकि लिखना भी नहीं है आपको, एक बार पढ़ने थे, बस पढ़ने ही है आपको, एक आध बार सुन लेना बस, बाकी आपको उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत सारे लिखे हैं और सब एक से लगेंगे आपको। अब इसमें एक चीज लिख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो स्टॉक विक्रेता, स्टॉक विक्रेता जो आदेश के अनुसरण में विक्रय करता है, जो आदेश के, दो प्रकार के आएंगे इसमें, आदेश के अनुसरण में विक्रय करता है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक विक्रेता होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनकी बात हो रही है, जो स्टॉक रखे रहते हैं और जो सरकार ने आदेश दिया कि भैया तुम विक्रय करो, मतलब जो आवश्यक वस्तु उसका विक्रय करो, अब वो चीजों को वो बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि सरकार ने उसे अनुमति दे दी है, इसीलिए वो वाला व्यक्ति है, ये वो वाला स्टॉक विक्रेता है जिसको सरकार ने अनुमति मिली हुई है और सरकार की अनुमति से ही वो विक्रय कर रहा है आवश्यक वस्तु का। अब बात आ रही है कि इसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, किस रकम से, किस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, इसको जो पेमेंट होगा ना, अब जब चीजें बेचेगा तो इसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसको पेमेंट किस हिसाब से किया जाएगा, इसमें तीन चीजें बताई गई हैं, तीन तरीके बताए गए हैं पेमेंट के। पहला कहता है करार द्वारा पाई गई कीमत, करार द्वारा पाई गई कीमत। तो पहला तो ये कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, करार हुआ है, उन करार के अधीन अगर वो बेच रहा है तो जो करार एग्रीमेंट में जो कीमत तय की गई है वो कीमत दिलाई जाएगी, पहला। दूसरा परिकल्पित कीमत, परिकलित कीमत, परिकलित या परिकल्पित कीमत, मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो जो एक अनुमान लगा लेते हैं ना कि भाई इस चीज की ये दाम हुआ, तो वो जो दाम है फिक्स, अगर करार हुआ है तो करार के हिसाब से दिला लेंगे, अगर करार नहीं हुआ है तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये चीज लगभग इतने की, अपन देखते हैं ना कोई पूछता है कि भाई कितने की होगी तो अपन एक अनुमान लगा के कहते हैं ये चीज लगभग इतने की, तो लगभग उतनी कीमत उसको दे दी जाएगी। तीसरी बाजार दर पर परिकल्पित कीमत, बाजार दर पर परिकलित कीमत, एक तो वो हुई जो अपन ने अनुमान लगा लिया, एक मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपन ने कीमत तय कर ली, जो मार्केट की डिमांड होती ना उसके हिसाब से कीमत होती, तो उस हिसाब से जो है कीमत उस व्यक्ति को दिलाई जा सकती, किसको, जो स्टॉक विक्रेता है, जो आदेश के अनुसरण में जो है विक्रय कर रहा है उसको।
ठीक। तो ये तीनों इसीलिए लिखा है क्योंकि इस पे आ सकता है कि भाई किस हिसाब से उनको जो है कीमत का जो शुल्क जो है दिया जाएगा या कीमत चुकाई जाएगी उनकी, इस वजह से। और ये 2-3 बार आएगा। एक तो वो है जो स्टॉक विक्रेता, तो उसमें आते तीनों में यही है सारी चीजें, ठीक है। इसलिए उसमें दिक्कत नहीं करना है कि भाई कौन सा है। अगर इसमें आया स्टॉक विक्रेता जो आदेश का अनुसरण नहीं कर रहा, उसके लिए भी यही है, एक से है वो सब। आगे देखिए, केंद्र सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है, याद रखें। केंद्र सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कर सकती है, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सकती है। कर सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए जो है क्या कर सकती है, राजपत्र में जो है एक अधिसूचना जो है प्रकाशित कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार क्या कर सकती है, एक अधिसूचना जो है प्रकाशित कर सकती है। चलिए ठीक। अब बात आती है जो अधिसूचना केंद्र सरकार जो प्रकाशित करती है, सॉरी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार जो अधिसूचना प्रकाशित करती है वो कितने माह तक प्रवर्तित रहेगी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें कि ऐसी अधिसूचना 3 माह से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। ऐसी अधिसूचना अधिसूचना 3 माह से अनधिक अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। मतलब जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है वो कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा, वो 3 माह की अवधि के लिए जो है प्रभावी रहेगा। इसमें और है अभी, तो याद रखें 3 माह की अवधि के लिए वो जो है नोटिफिकेशन जो सरकार ने निकाला है वो क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, ठीक है। 3 माह की अवधि के लिए ये याद रखना, 3 माह से अनधिक लिखा है। तो राजपत्र में जो अधिसूचना, राजपत्र की अधिसूचना की बात हो रही है, तो सरकार ने जो राजपत्र में अधिसूचना निकाली है, सरकार मतलब केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना निकाली है वो 3 माह से अनधिक अवधि के लिए क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। ये आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एक इसमें जो है ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जो वो जो करार के अधीन जो है क्या कहते हैं, आदेश के अधीन जो बेच रहा था वो उसके लिए है। अब ये अधिसूचना जब निकल गई, केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना निकाली, तो अधिसूचना निकलने के बाद ये कह रहा है अधिसूचना के अनुपालन में विक्रेता निम्न कीमत दिलाई जाएगी। अधिसूचना ये अधिसूचना की बात कह रहा है, अधिसूचना के अनुपालन में वहां क्या कर रहा था, वहां आदेश के अनुपालन में कर रहा था, वहां सरकार ने आदेश दिया था भेज रहा था। यहाँ अधिसूचना जो निकल गई है उसके, अब अधिसूचना निकल गई तो सबके लिए निकली है, अब अधिसूचना निकली उसका पालन करते हुए बेच रहा है, तो उस व्यक्ति को कह रहा है अधिसूचना अनुपालन में विक्रेता विक्रेता निम्न कीमत विक्रेता को निम्न कीमत दिलाई जाएगी, निम्न कीमत दिलाई जाएगी, 1 मिनट, दिलाई जाएगी।
मतलब अधिसूचना निकली, अब जो विक्रेता है वो अधिसूचना के अनुसरण में बेच रहा है, वैसे नहीं बेच रहा था, वो आदेश के अनुसरण में बेच रहा। आदेश मतलब हमने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, वो बेच रहा था। ये आदेश में नहीं बेच रहा है, ये अधिसूचना जो निकल गई उसके बाद जो अधिसूचना सबके लिए निकलती है तो उसके अनुसरण में बेच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी प्रकार से दिखाई, पहला तो वही है आपका करार में पाई गई कीमत, करार में पाई गई कीमत। अगर कोई एग्रीमेंट है, करार वगैरह है, या अधिसूचना में सरकार ने कोई तय हो रखा है, तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट करार में जो कीमत पाई जाती है उसके हिसाब से। दूसरा, निर्देश में परिकल्पित परिकलित कीमत, निर्देश में परिकलित कीमत। ठीक है, तो ये तो दोनों थीम है। निर्देश में जो परिकलित कीमत होगी उसके हिसाब से तय कर लीजिएगा अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो। तीसरा है जो इंपॉर्टेंट है, अलग है, पूर्वगामी 3 महापूर्व अभिभावी कीमत। पूर्वगामी, ये याद रखना है, पूर्वगामी, पूर्वगामी मतलब 3 महीने पहले जो कीमत थी वो, मतलब जब सामान्य परिस्थितियां, 3 महीने पहले सामान्य परिस्थितियां रही होंगी, तो सामान्य परिस्थिति में जो रेट था वो दिलाया जाएगा। पूर्वगामी 3 माह पूर्व, पूर्वगामी 3 माह पूर्व अभिभावी कीमत। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो जब ऐसी खाद्यान्न की कमी नहीं थी, 3 महीने पहले कमी नहीं होगी, अधिसूचना जब निकली थी उससे पहले कमी नहीं होगी, तो जो उस समय एक्चुअल कीमत थी वो दिलाई जाएगी फिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। अब बात आती है कि जो पूर्वगामी कीमत है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, कि भाई ये पहले क्या कीमत थी, क्योंकि खाद्यान्नों की कीमत एक सी तो रहती नहीं है, आप जानते हो, कई किसी जगह वो सस्ती मिलती है, किसी जगह वो महंगी मिलती है। ऐसा होता है ना, किसी स्टेट में सस्ती, किसी जगह महंगी है। तो ऐसी कीमत, इसका निर्धारण कौन करेगा? पूर्वगामी कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, याद रखें, पूर्वगामी कीमत का निर्धारण। याद रखना, इस अधिनियम में जो है सो बस यही धारा है, और फिर बाकी धाराओं में कुछ नहीं है, यही धारा है जो है सो, इस एक्ट की यही धारा, पूरा प्राण वायु यही है। ठीक है, याद रखना इस स्थान को, इस धारा को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो पूर्वगामी कीमत का निर्धारण केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारी द्वारा कैसे किया जाएगा? वो तो सिंपल बात होगी कि केंद्र सरकार का अधिकारी करेगा, ठीक है, लेकिन अधिकारी करेगा कैसे? पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध, पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध, ठीक है, आंकड़ों के आधार पर, क्षेत्र, पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध, पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों के आधार, दो चीजें हैं इसमें, पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध एवं आंकड़ों के आधार पर लिख सकते हैं, सीधा लिख लेते हैं, पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध एवं आंकड़ों के आधार पर, के आधार पर तय की जाएगी। क्या मतलब है? केंद्र सरकार का अधिकारी तो तय कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध मतलब अगर वो वस्तु पड़ोस के क्षेत्र में, आपके बगल में, आपके ये डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, अगली डिस्ट्रिक्ट में मिल रही, यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी मिल रही है, तो वहां किस रेट में मिल रही है उसको हिसाब रखते हुए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो आंकड़े होंगे कि भाई कुछ दिनों पहले वहां मिल रही थी, वहां इस रेट में मिल रही थी, तो वो आंकड़ा जो डाटा होता है ना,
उसके आधार पर जो है पूर्वगामी कीमत तय की जाएगी कि भैया उससे पहले किन कीमत में मिल रही थी, तो पूर्वगामी कीमत इस तरीके से तय की जाएगी। ठीक है, आगे और है इसमें, ये तो वो चीजें हो गई जिनके बारे में अधिसूचना है। अब कई बार ऐसा होता है कुछ आवश्यक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई अधिसूचना नहीं निकाली, फिर भी वो आवश्यक वस्तुएं क्योंकि उनकी कमी पड़ गई है। एक तो अधिसूचना निकाल के सरकार घोषित करी थी 3 माह के लिए, वो एक अलग बात थी। आवश्यक वस्तु सूची में तो है, खाद्यान्न के लिए आवश्यक है, लेकिन उसकी कोई अधिसूचना नहीं निकाली सरकार ने, जैसे यहाँ निकाली थी इसके लिए निकाली थी। तो उसके कह रहा है ऐसी आवश्यक वस्तु जिसके बारे में अधिसूचना नहीं निकाली गई है, ऐसी आवश्यक वस्तु जिसके बारे में अधिसूचना नहीं निकाली गई है, ठीक है, ऐसी आवश्यक वस्तु जिसके बारे में अधिसूचना नहीं निकाली गई है या अधिसूचना निकाली गई है लेकिन प्रवर्त नहीं है, या अधिसूचना, दिख रहा है, ठीक है, अधिसूचना लिखा है लास्ट में, अधिसूचना निकाली गई है लेकिन प्रवर्त नहीं है। दो बातें कह रहा है, एक तो अधिसूचना निकाली ही नहीं गई है, दूसरा निकाली तो गई थी अधिसूचना लेकिन वो अधिसूचना को अभी प्रवर्त करते हैं ना, तो प्रवर्त कब से होगी, तो प्रवर्त नहीं हुई है, अधिसूचना तो निकल गई लेकिन प्रवर्त नहीं हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अधिकारी या अभिकर्ता आदि को विक्रय करने का निर्देश दिया गया है, विक्रेता को निम्न कीमत प्रदान की जाएगी। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार कौन कौन से हो सकते हैं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या कौन हो सकते हैं, या ऐसी सरकार के अधिकारी या अभिकर्ता, मतलब केंद्र या राज्य सरकार के, या तो केंद्र सरकार होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी होगी, या कहाँ गई, या ऐसी सरकार के अधिकारी या अभिकर्ता, या ऐसी सरकार के अधिकारी या अभिकर्ता, या अभिकर्ता, ठीक है, दोनों, मतलब केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है आपकी, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी हो सकते हैं या इनके अभिकर्ता हो सकते हैं। ठीक है, अभिकर्ता, आदि, आदि लगा दीजिए, बच्चे कुछ होंगे तो इसमें आ जाएगा, आदि को विक्रय करने का निर्देश दिया गया है, को विक्रय करने का, विक्रय करने का निर्देश दिया गया है, दिया गया है, किस चीज का विक्रय, आवश्यक वस्तु, सरकार ने कहा अपने अधिकारी कर्मचारियों से जाके मार्केट से खरीद लो पूरा माल, है ना, मार्केट से उसको खरीद लिया, सरकार खुद खरीद रही, कहने का मतलब ये है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब वो अब सरकार तो खुद आती नहीं कि प्रधानमंत्री आएगा, राष्ट्रपति आएगा, ये तो आते नहीं है ना, और सरकार एक आदमी से तो होती नहीं है, बहुत सारा होता है चीजें, तो सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी इन्हीं के माध्यम से प्रशासन होता है, तो इनको सरकार ने आदेश दे दिया कि मार्केट में जितना भी माल है उसको खरीद लो। ठीक है, तो ये लोग खरीद रहे हैं, विक्रय करने का इनको जो है क्या दिया है, विक्रय करने का निर्देश दिया है, विक्रेता को निम्न कीमत प्रदान करेगा, मतलब जो विक्रेता को, विक्रय नहीं, इधर क्रय होना चाहिए था, क्रय कर लीजिए इसे, क्रय करने का निर्देश दिया है, विक्रेता को
विक्रेता को निम्न कीमत प्रदान करेगा, निम्न कीमत प्रदान करेगा। मतलब ये सरकार ने कह दिया कि जाके क्रय कर लो, खरीद लो, ठीक है, उसको खरीद लो, तो जो विक्रेता है उसको निम्न कीमत प्रदान की जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दो तीन प्रकार। पहली तो है नियंत्रित कीमत, इसी में लिख देता हूं पहला। पहला नियंत्रित कीमत, ठीक है। नियंत्रित कीमत मतलब जो सरकार ने तय कर रखी है, जो नियंत्रित कीमत है वो। उचित एवं लाभकारी कीमत दूसरा, उचित एवं लाभकारी कीमत। क्या मतलब है? कुल मिला के जो सरकार खरीद रही है, सरकार ने कहा कोई नहीं खरीदेगा, हम खरीदेंगे, हम आपको सप्लाई करेंगे। तो सरकार जितने भी लोग हैं, उत्पादक भी होते हैं, विक्रेता भी होते हैं, उनसे कहा कि भैया जितना माल है आप दो, हम खरीदेंगे। कोई नहीं, साधारण जनता पे रोक लगा दी, बोली हम खरीदेंगे। तो जो नियंत्रित कीमत है, जो नियंत्रित कीमत मतलब जो तय कर रखी सरकार ने, वो कीमत पे खरीदी जाएगी। या ये कह रहा है उचित कीमत, उचित हो मतलब आप नुकसान में ना रहो। ऐसा ना हो सरकार के भैया आपकी 100 रुपए की चीज सरकार के हम 50 में, ऐसा नहीं होगा। आप 100 रुपए की चीज है तो भले ही ज्यादा लाभ नहीं दे रहे, तो 10 रुपए का तो आपको मार्जिन दे ही रहे हैं, तो 110 में हमने खरीद ली। तो उचित एवं लाभकारी कीमत। अब ये नहीं कि आप 100 की कीमत आप कहते हो कि नहीं हम तो 100 की 500 में बेचते हैं, तो हमें उस हिसाब से दो, तो उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो जो उचित है कि भाई आप नुकसान में ना रहो, थोड़ा सा प्रॉफिट, हल्का सा प्रॉफिट हो जाए, उस हिसाब से आपको कीमत की जो है दी जाएगी। तीसरा है चीनी, चीनी विनिर्माण लागत। अगर चीनी की, चूंकि ऊपर पढ़ा था, तो चीनी विनिर्माण लागत, अगर मान लीजिए चीनी की कमी हो जाती, चीनी विनिर्माण कीमत। अभी वैसे आपको लग रहा हो चीनी क्या है, बहुत उपलब्ध रहती, लेकिन कई बार इसकी बहुत ही वो हो जाती कमी, बहुत दिक्कत आ जाती चीनी की। चीनी में तो ये कह रहा चीनी विनिर्माण कीमत मतलब चीनी की तो उतनी ही कीमत दिलाई जाएगी जितनी वो लागत बनने में जो लागत आती है ना, वो जितने में बनी है, और आपको ना लॉस ना प्रॉफिट, वो वाली कीमत। तो चीनी विनिर्माण कीमत जो बनने में जो कीमत आई है वो दिलाई जाएगी, ठीक है। अगला चीनी विनिर्माण हो गया। संदेश शुल्क या कर, कोई संदेश शुल्क अगर कर है तो उसकी कीमत दिलाई जाएगी। चौथा संदेश शुल्क या कर। अब आपको कि ये क्या है, मतलब ये है कि कीमत वीमत हम कुछ नहीं दे रहे, जो संदेश शुल्क था आपका वो केवल वो दिला दिया जाएगा, या उस पर कोई कर वगैरह लगाया, केवल उतना उतना दिला दिया जाएगा। जो कर की रकम होती है या शुल्क की रकम होती है, केवल उतना दिला दिया जाएगा। चीनी विनिर्माण के कारोबार में लगाई गई पूंजी का प्रत्यागमन। अब यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ मिटा लेते, एक या दो पॉइंट और है बस। देखिए देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में है, पांचवा है ये। चीनी विनिर्माण के कारोबार में, चीनी विनिर्माण के कारोबार में लगाई गई पूंजी, लगाई गई पूंजी पर प्रत्यागमन, प्रत्यागमन मतलब जो आप पूंजी लगाते हो ना, कोई बिजनेस स्टार्टअप किया आपने, शुरू किया, तो उसमें जो पूंजी लगती, लागत लगती, वही दिला देंगे बस। तो भैया जी चीनी के मामले, केवल चीनी के मामले में ये आपको दिलाई जाएगी। एक पॉइंट और है इसमें, ऊपर नीचे नीचे लिखना है ये, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कीमतें तय की जा सकती हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए
अलग अलग कीमतें तय की जा सकती हैं। ये याद रखना है कि अलग अलग क्षेत्र तो उसके लिए अलग अलग कीमतें तय की जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि सभी क्षेत्रों के लिए एक ही कीमत होगी। ठीक, बस यही था, इतना ही था इस एक्ट में, मतलब इस धारा में। इस धारा में केवल आपको इतना ही याद रखना है। यही धारा बहुत बड़ी है और आप देखोगे उसमें बैरेक में तो उसकी भाषा आपको लगेगी भी क्या है, तो इतना ही पढ़ना, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक, ये दो तीन कुछ फैक्ट है यही है। ठीक है, अब कोई खैर ज्यादा नहीं है इसमें। अब देखिए सेक्शन 4, राज्य सरकार पर कर्तव्यों का अधिरोपण। सेक्शन 4 ये क्या कह रहा है? राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण। ठीक है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण। ठीक, क्या अधिरोपण है राज्य सरकारों पे? कर्तव्यों का क्या अधिरोपण किया जाएगा? देखिए, धारा 3 के अधीन दिए गए आदेश के अधीन केंद्र सरकार राज्य सरकार या उसके प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। यही काय की यही उद्घोषणा वगैरह निकालने की। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, धारा 3 के अधीन दिए गए, धारा 3 के अधीन दिए गए आदेश के अधीन, आदेश के अधीन केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, अब इसको राम मान लो। ठीक है, केंद्र सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार या उसके प्राधिकारियों को, राज्य सरकार या उसके प्राधिकारियों को क्या दे सकती है? शक्तियां प्रदान कर सकती है। शक्तियां प्रदान कर सकती है। बस पूरा यहीं लिख लीजिए, क्या शक्तियां प्रदान कर सकती है? भाई यही शक्तियां जो सरकार, केंद्र सरकार की हैं, वही शक्तियां इनको दे सकती है। कभी आप कोई आवश्यक वस्तु है उसको घोषित कर सकते हो, है ना, जैसे केंद्र सरकार घोषित कर रही थी वैसे ही राज्य सरकार को दे सकती है सरकार। केंद्र सरकार अगर चाहे तो कभी ये आप अपने हिसाब से देख लो, राज्य सरकार को दे सकती है या उसके जो प्राधिकारी कर्मचारी हैं उनको दे सकती शक्ति कि भैया आप भी घोषित कर सकते हो। कलेक्टर को दे दी मान लो पावर, तो ये तुम अगर लगे कि कोई चीज खाद्यान्न की कमी हो रही है तो उसको आवश्यक घोषित कर सकते हो, तो वही है। ठीक है, केवल इतना ही याद रखना है इसमें। अब इसके बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है शक्तियों का प्रत्यायोजन। शक्तियों का क्या है? प्रत्यायोजन। अब आप ये तो जानते ही शक्ति का प्रत्यायोजन क्या होता है, शक्तियां प्रदान करना। केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को दी जा सकती है। शक्ति किन किन को दी जा सकती है? केंद्र सरकार के अधीनस्थ, केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी।
तो शक्तियां मतलब जो केंद्र सरकार है अपनी शक्ति जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको दे सकती है। दूसरा, राज्य सरकार के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी, राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी, ठीक है। तो राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी इनको भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही है शक्तियों का प्रत्यायोजन का तो मतलब सीधा सा होता है कि अपनी शक्तियां किसी अन्य को दे देना। तो अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी अधिकारी चाहे वो केंद्र के अधिकारी हो चाहे वो राज्य के अधिकारी, केंद्र सरकार उनमें से किसी को भी वो शक्तियां दे सकती है। अगला क्या है, अगला छठवा है अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव। अन्य अधिनियमितियों से नियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव का प्रभाव, ये कह रहा है अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अन्य अधिनियमितों से असंगति का क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो अन्य अधिनियम है कोई, इसके अधिनियम मान लीजिए कोई आदेश दिया जाता है और कोई अन्य अधिनियम है उससे ये इसकी बात असंगत होती तो या उस अधिनियम की बात इससे असंगत होती तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहता है असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे इस अधिनियम के प्रावधान, ठीक है, याद रखें। असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे। मतलब इस अधिनियम और किसी अन्य अधिनियम में कोई बात है और वो बात दोनों में अलग अलग हो रही है तो इस अधिनियम की बात जो है लागू रहेगी चाहे वो असंगति क्यों ना हो उस अधिनियम में के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 6A, 6A B C D तक है, ई तक है। 6A कहता है खाद्यान्नों खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण। खाद्यान्नों, इसके अलावा है खाद्य तिलहनों, सीधा लिख देते तिलहनों, खाद्यान्नों की लिखने की आवश्यकता नहीं। तो खाद्यान्नों तिलहनों भी खाद्यान्न ही होता है तो खाद्य तिलहनों खाद्य तेलों का अधिकरण और खाद्य तेलों का अधिहरण, अधिहरण मतलब जब्ती। इसमें केवल सेक्शन याद रखना बेसिकली तो अभिग्रहण अभिगृहित आवश्यक वस्तु की रिपोर्ट अविलंब जिले या प्रेसिडेंसी के कलेक्टर को दी जाएगी। इसमें हेडिंग याद रखना है। अब अभिग्रहण का मतलब होता है जब्ती, जब्ती कर ली है अगर किसी खाद्यान्न की तिलहन की या खाद्य तेल की सरकार के द्वारा तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी ये याद रखना है। तो अभिगृहित आवश्यक वस्तु की सीधा लिख लीजिए उसकी रिपोर्ट, सीधा लिख दीजिए उसकी रिपोर्ट का मतलब है जो अधिकृत की गई है उसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट अविलंब, अविलंब का मतलब है तुरंत बगैर जो है डिले की हुए, अविलंब जो है जिले या प्रेसिडेंसी के जिले या प्रेसिडेंसी के, अब तो खैर नहीं होती प्रेसिडेंसी पहले हुआ करती थी, जिले या प्रेसिडेंसी के कलेक्टर को, किसको दी जाएगी कलेक्टर को, ये याद रखना है कलेक्टर को दी जाएगी। अगर सरकार कोई जब्ती वगैरह करती है उसके अधिकारी कर्मचारी ही करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है नियम ये है कि आप कलेक्टर को सूचना दो उसकी जैसे ही जब्ती हो जाएगी
खाद्यान्नों की, तो सबसे पहले किसको सूचित किया जाएगा? कलेक्टर महोदय को सूचित किया जाएगा कि भैया आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट में से जब्त हो रहा है ना, तो कि भाई फलाना फलानी चीजों की जो है जब्ती कर ली गई है। तो किसको सूचना दी जाएगी? कलेक्टर को जो है सूचना दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अब सेक्शन 6B, 6 का B। 6B क्या कहता है? 6B कहता है खाद्यान्नों आदि के अधिग्रहण के पूर्व हेतुक दर्शित किए जाने की सूचना का दिया जाना। खाद्यान्न, खाद्यान्नों के, खाद्यान्नों आदि, आदि के अधिग्रहण से पूर्व, से पूर्व, मतलब ये कह रहा है जब्ती से पूर्व, जब्ती होने वाली उससे पूर्व हेतुक दर्शित किए जाने की सूचना का दिया जाना। हेतुक दर्शित किए जाने की सूचना का दिया जाना। क्या मतलब इसका? इसका सीधा सा मतलब, हेडिंग ही याद रखना, इसका इसका पूरा मतलब हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहा है कि भाई जब किसी की वस्तु आप जब्त कर रहे हो तो सबसे पहले उससे कारण दर्शित करने का जो है मौका दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि भाई आपका खाद्यान्न की जो भी चीजें, उसको जब्त क्यों ना कर लिया जाए। फिर आप जवाब दो कि भाई फलानी वजह से जब्त नहीं किया जाए, अगर आपका उचित कारण होता तो जब्ती नहीं होगी, अगर नहीं है तो जब्ती हो जाएगी। जैसे कोई खाद्यान्न वगैरह है वो जब्त कर रहे हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा जब्ती से पूर्व कि भैया जब्ती जो हो रही है उसके लिए अगर आप कारण बताएं कि आपका जो भी सामान है या खाद्यान्न है वो जब्त क्यों ना कर लिया जाए, तो ये सूचना है, उसके लिए सूचना आपको दी जाएगी कारण दर्शित करने के लिए। कारण आप आप बताओगे कि क्यों ना जब्त किया जाए, हम तो क्वेश्चन करेंगे कि आपका सामान क्यों ना जब्त कर लिया जाए, आप बताओगे कि क्यों नहीं किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सूचना है। इसके बाद केवल हेडिंग ही याद रखना इसमें। इसके बाद 6 का C है, ये जो है अपील है। अब आप जानते ही हो भैया, आप किसी की अगर माल जब्त हो रहा है तो उसको अपील का राइट होगा भाई, वो अपील कर सकता है, उसे लगता है गलत तरीके से जब्त कर लिया है ना, भले ही आवश्यक एक्ट लगाया तो क्या हुआ, उसको लग रहा है गलत तरीके से करा भैया, हम तो लोगों में बांटने के लिए रखे थे, है ना, हम तो ट्रस्ट चलाते हैं अपने लोगों के लिए रखे थे। अब वो जो भी है, तो अपील का अधिकार उसको सी में है। इसमें है अधिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना से 1 माह के भीतर न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अपील कहाँ होगी? न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष। कब होगी? 1 माह के भीतर। कब से? जब्ती से, अधिहरण से। अधिहरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति, अधिहरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति, भाई जो व्यक्ति दुखी है, व्यथित है, वही तो अपील करता है, खुद आदमी थोड़ी ना करता है। तो व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना से, ऐसे आदेश की संसूचना से क्रम से लिखा है। देखिए ये सूचना दी थी, ये कह रहा है वो जो जैसे ही आपके पास नोटिस आया उस नोटिस की तारीख से, जैसे ही आपको नोटिस, कारण बताओ नोटिस भेजा, उस नोटिस की तारीख से 1 माह के भीतर आप अपील कर सकते हो। तो यही कह रहा है, संसूचना से 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर कहाँ अपील कर सकता है? 1 माह के भीतर
न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष ये व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इसके बाद देख लीजिए 6D, स्मॉल ही लिखें तो स्मॉल ही लिखें, 6D 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 कहता है अधिहरण का अन्य दंडों में बाधा न करना। अधिहरण के, सीधा लिख लीजिए, अधिहरण के अन्य दंडों में बाधा न करना। अधिहरण का अन्य दंडों में बाधा न करना। मतलब ये कह रहा है कि जब्ती है और दंड है, तो भैया जब्ती अन्य दंडों में जो है बाधा नहीं करेगी। क्या मतलब है, ये नहीं कि भैया आप जब्ती हो गई तो दंडित मत करो। अगर मान लो जब्ती हुई हमारी और उसके बाद ऐसे कोई अपराध हो रहा है, अपराध बन रहा है, मान लो जमाखोरी का अपराध बन रहा है, अब आप कहो कि भाई जब्ती तो कर ली, अब हमें जमाखोरी के लिए दंडित ना किया जाए, तो ये नहीं होगा। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यही कह रहा है, अधिहरण का अधिनिर्णय अन्य दंडों से निवारित नहीं करेगा। अधिहरण का अधिनिर्णय, एक ही पॉइंट लिखना है। चलिए, निर्णय अन्य दंडों से निवारित नहीं करेगा। ठीक है, याद रखें कि भैया जब्ती होगी तो दंड से नहीं बचोगे, दंड तो होगा। अगर आपकी जब्ती होती किसी चीज की, सामान की, तो आप ये कहो कि भाई जब्ती कर ली, अब हमें सजा ना दी जाए। अगर अपराध बना है तो सजा होगी, जब्ती से नहीं बच सकती। जब्ती तो होगी ही होगी, साथ में दंडित भी होगी। जब्ती अलग चीज है और दंडित होना अलग चीज है। ठीक है, ये कह रहा है, दोनों अलग अलग चीजें। ई है कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन। कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन, रोक है। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अधिहरण की कार्रवाई लंबित रहने के दौरान कलेक्टर या न्यायिक प्राधिकारी को अधिहरण की वस्तुओं के बारे में आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति होगी। ये कह रहा है अधिकारिता का वर्जन, रोक है। लेकिन ये इसमें ये कह रहा है कि कई बार मान लीजिए रुका हुआ है, अधिहरण की कार्रवाई लंबित है, उस समय कौन करेगा कार्रवाई? मतलब जब कार्रवाई रुकी होती है उस समय कौन करेगा? तो उसी में एक ही पॉइंट याद रखना है इसमें, अधिहरण की कार्रवाई लंबित रहने के दौरान, अधिहरण की कार्रवाई, मतलब ये मान लीजिए जब्ती की कार्रवाई रुकी हुई है, उस समय कौन करेगा? अधिहरण की कार्रवाई लंबित रहने के दौरान, लंबित रहने के दौरान, ठीक है, कलेक्टर या न्यायिक प्राधिकारी या न्यायिक प्राधिकारी, आ रहे बेटा आ रहे, हाँ, अधिहरण की कार्रवाई लंबित रहने के दौरान कलेक्टर या न्यायिक प्राधिकारी को अधिहरण की वस्तुओं के बारे में, प्राधिकारी को अधिहरण अधिहरण की
क्या लिखा है, न्यायिक प्राधिकारी को अधिहरण की वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं के बारे में आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति होगी। आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति होगी। मतलब ये कह रहा है कि जब तक जब्ती नहीं होती और जब्ती की कार्रवाई पेंडिंग डली हुई है, रुकी पड़ी हुई है, ऐसी अवधियों में जो है जो कलेक्टर है या न्यायिक प्राधिकारी है वो कार्रवाई कर सकता है, उसको उस पर कार्रवाई करने की शक्ति होगी। जब तक अधिहरण नहीं हो जाता या पेंडिंग पड़ी होती रहती है ना कार्रवाई, उस समय के दौरान में जो है न्यायिक अधिकारी या कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अब बाकी कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा आपका, कल कल खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद जो है आपका अपराधी परिवीक्षा बचा है, और बचा है आपका विस्फोटक अधिनियम, उसके बाद में आपका बचा है खाद्य सुरक्षा। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे जो है बाकी का कल। ठीक, कल ही पढ़ेंगे।